अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। कितना इंतज़ार रहता है ना कि बजट आएगा, बजट में सर्विस क्लास को ये होता है कि मुझे कुछ टैक्स बेनिफिट मिलेगा, रियल एस्टेट वालों को ये होता है कि हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। और इस बार जो बजट आया है वो बड़े दूरगामी दृष्टिकोण से बनाया गया है, उसमें किसी को कोई तत्काल बेनिफिट नहीं दिया गया। तो आइए हम डिस्कस करते हैं 5 ऐसे मुद्दे जो रियल एस्टेट सेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा था। उसमें से एक बहुत विशेष मुद्दा है कि सबसे बड़ी जो हमारे देश में रिक्वायरमेंट थी कि बजट में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे लैंड रिफॉर्म्स में कुछ कदम हमारा देश आगे बढ़ता, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की लैंड की जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं वो हैं। बट उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बिल्कुल चुप रहीं। सेकंड, जो एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, एक सर्विस क्लास पर्सन जो हमारे आईटी सेक्टर और बाकी सेक्टरों में काम करने वाले लोग हैं, वो सोच रहे थे कि शायद टैक्सेशन की कुछ लिमिट्स बढ़ाई जाएंगी। जो टैक्स रिलीफ है 2 लाख तक का, उसको बढ़ा करके शायद 5 लाख या 10 लाख किया जाएगा, जिससे उनको मोटिवेशन मिलता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर खरीदें और अपने ईएमआई से अपना टैक्स बेनिफिट लें। उनको भी कुछ नहीं मिला। अफोर्डेबल हाउसिंग, कितना हल्ला मचता है अफोर्डेबल हाउसिंग का। गवर्नमेंट, अरे भैया जब ज़मीन ही अनअफोर्डेबल हो गई तो अफोर्डेबल हाउसिंग कहाँ से मिलेगी। जितने भी हमारे मेट्रो सिटीज़ थे वहाँ एक आम आदमी के लिए तो घर खरीदना नामुमकिन सा हो गया है। फिर भी जो लेबर क्लास कम्युनिटी थी, जो लेबर क्लास की थोड़ा सा हायर कम्युनिटी थी, अगर उसके लिए सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग की लिमिट को 45 लाख से बढ़ा करके 90 लाख 1 करोड़ तक कर देती, या जो उसके प्लॉट का साइज़ होता है जिसमें वो 30 वर्ग मीटर के अंदर से नीचे के साइज़ को अफोर्डेबल में माना जाता है, उसको बढ़ा के कम से कम 100 वर्ग मीटर कर देते, तब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वो समाज का वो तबका भी एक सम्मानित घर में रह पाए। जो अफोर्डेबल हाउसिंग की पुरानी लिमिटें हैं वो आज बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं हैं। उस लिमिट में ना तो कोई घर बन रहे हैं, ना तो बिल्डर बना रहे हैं, और सरकार अपनी पॉलिसीज़ के तहत जो घर बना रही है वो एक अलग बात है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना आ जाती है। इसके बाद एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे हिंदुस्तान में सीनियर लिविंग को कुछ राज्य बहुत अच्छा उसको मोटिवेशन दे रहे हैं। हमारी कंट्री में कुछ कंपनियां भी हैं जो सीनियर लिविंग के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उसमें से आशियाना हाउसिंग एक मानी हुई कंपनी है दिल्ली गुड़गांव की। लेकिन अफसोस कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीनियर सिटीज़न होने के बावजूद इस विषय को बिल्कुल इग्नोर कर ले गए और सीनियर लिविंग के ऊपर उन्होंने कोई भी तवज्जो नहीं दी, जो कि आज सबसे बड़ी समस्या है। सब बच्चे बाहर हैं लोगों के। सीनियर सिटीजन्स को रहने के लिए एक महफूज सेफ जगह अगर पहली बात तो मिल नहीं रही, और मिले तो उसमें कम से कम रजिस्ट्रेशन फ़ीस मिनिमम होनी चाहिए, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने एक फ़िक्स रजिस्ट्रेशन फ़ीस कर दी है। हालांकि इसमें स्टेट का भी विषय है, क्योंकि ये स्टेट के रेवेन्यू का मैटर है। पर केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई पहल होगी तो डेफिनेटली स्टेटों को भी उस पहल को फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन सी बात थी कि स्टैम्प ड्यूटी कम करने के लिए तो चलो राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, बट जीएसटी तो कम हो सकता था। जीएसटी पे कोई कॉल ली जा सकती थी जिससे घरों की कीमतों पे कुछ फ़र्क पड़ता, बट शायद सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है। तो इन सारे विषयों में 5 टॉपिक मैंने बताए जिसमें कि इस गवर्नमेंट ने से उम्मीद थी पर मिला कुछ नहीं, पर मिला भी बहुत कुछ है। तो आओ अब हम पूरा वीडियो देखने का यही फ़ायदा होता है कि जिन्होंने आधा देख के टुर टुर कर दिया वो बेचारे निगेटिव न्यूज़ ही सुन के रह गए। अब पॉजिटिव न्यूज़ सुनो क्या है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस किया है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपनी बजटिंग बहुत सीरियस लेवल पे बढ़ाई है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ने को मिल जाएगी। इसके अलावा सरकार के पास कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते थे, पीएसयूज जिनको बोलते हैं, जिनकी कई हज़ारों एकड़ में लैंड पड़ी है और उनका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा। तो सरकार ने इस बार सोचा है कि ऐसी जो ज़मीनें हैं जिनका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा, उसको रीट्स के थ्रू हम एक पॉलिसी बना करके उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग या पीएमएवाई योजना के तहत लोगों को घर देने की कोशिश करेगी सरकार। तो ये बड़ा अच्छा एक उनकी तरफ से कदम उठाया गया है। इसके अलावा पीएमएवाई का जो बजटिंग थी वो बढ़ा दी गई है, जिससे गरीब तबके को डेफिनेटली बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और हिंदुस्तान में गरीब तबका बहुत ज़्यादा है, इसलिए सरकार को इस विषय में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक चीज़ आप बार बार सुनते होंगे, डाटा सेंटर का बजट बढ़ाया गया। सरकार इस चीज़ को बहुत मोटिवेट कर रही है कि मेट्रो सिटीज़ के आसपास, क्योंकि आज की डेट पे जितनी ढंग से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना डाटा सेंटर बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। डाटा सेंटर को एक आम भाषा की भाषा में ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क होती है, जो जैसे एक नॉर्मल हार्ड डिस्क होती थी, डाटा सेंटर एक बहुत बड़ा हार्ड डिस्क है जिसमें ये कंपनियां अपने सारे डाटा को स्टोर करती हैं। और ये डाटा सेंटर जहां बनते हैं वहाँ एक तरह का वेयर हाउस ही बनता है, वेयर हाउस जैसी स्थिति होती है।
लेकिन वो बहुत ही कूलिंग ठंडा रखा जाता है और वहाँ ज़्यादा स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बिजली का कनेक्शन 24 घंटे होना चाहिए, प्लस साथ में 1-2 लोग मेंटेनेंस के लिए होने चाहिए जो आके देखते रहते हैं कि सारी मशीनें ठीक से काम कर रही हैं। तो जब डाटा सेंटर जगह जगह पे बनेंगे तो उससे हमारे रियल एस्टेट के जो लीजिंग सेक्टर है उसको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, और इसलिए जो लीजिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो इस खबर को बहुत ही पॉजिटिवली ले रहे हैं। और इसके बारे में स्टडी कीजिए, स्टडी करके अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ डाटा सेंटर खुलने हैं इन कंपनियों को अप्रोच करिए, और अप्रोच करके आप इनके डाटा सेंटर खुलवाने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, जब से अयोध्या में डेवलपमेंट हुई, जिस तरह से इनॉर्मस डेवलपमेंट हुई अयोध्या में, जो ज़मीनें 1 लाख रुपए गज थी वो 80-80 लाख रुपए गज तक चली गई। इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ कि मतलब वहाँ अच्छी होटल इंडस्ट्री, टूरिज़्म का बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने जितने भी रिलीजियस सिटीज़ हैं हिंदुस्तान के, उनकी तरफ फोकस किया है, जिसमें इस समय सबसे नंबर 1 कैटेगरी में हमने आपको थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था, मथुरा वृंदावन की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत अच्छा बूस्ट आएगा। सरकार ने रिलीजियस सिटीज़ को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए वचनबद्ध है इस बजट के तहत। इसके अलावा एक 5वां पॉइंट जो सरकार ने किया है कि रेलवेज़ के, जैसे सड़कों के इतने अच्छे अच्छे कनेक्टिविटी बन रही है, जहाँ जाने में 8-8, 9-9 घंटे लगते थे, अब वहाँ 3 घंटे, 3.5 घंटे में आप बाई रोड पहुँचते हैं, और ट्रैफिक भी बिल्कुल नॉमिनल होता है। स्पीड लिमिट भी बढ़ा दी गई है, तो जो समय ज़्यादा लगता था, और मनी इज़ द टाइम इज़ मनी जैसा कि कहा गया है, तो सरकार ने रेलवे के इस क्षेत्र में भी 7 ऐसे कॉरिडोर्स बनाने की योजना बनाई है, जिससे कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी थ्रू रेलवे हमारी काफ़ी अच्छी बढ़ेगी, जिससे डेफिनेटली हमारा जो लॉजिस्टिक्स के मूवमेंट होते हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, और हम लोगों के, इंसानों के तो होंगे ही। और रेलवे कॉरिडोर बनने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो यही होता है कि जो गरीब जनता है वो सरकारी यातायात के साधन से कम पैसे में अपने फासले को तय कर लेती है। आज भी रेलवे अपना रोल हमारे देश की गरीब लोगों के आने जाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बजट में आज हमने 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस किए जो सरकार को देने चाहिए थे, बट सरकार शायद अभी उस तरफ नहीं ध्यान दे रही है। लेकिन सरकार ने एक दूरगामी परिप्रेक्ष्य, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये वाला बजट पेश किया है, जिसमें कि सरकार चाइना की तरह से और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह से पहले डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो रियल एस्टेट तो अपने आप डेवलप होगा।